क्या लगता है आपको, इस तरह के प्रयास से नक्सल वहाँ समाप्त हो जाएगा कि बंदूक से होगा? बंदूक से या बंधुत्व से? बंदूक और बंधुत्व 2 बात आपने कही। मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन वहाँ से भय का भाव समाप्त होगा, वहाँ से माओवाद समाप्त हो जाएगा। इज़राइल एक देश है, जहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद 12वीं के बाद 2 साल सेना में काम करता है। प्रत्येक नागरिक एक सैनिक, जिस दिन ये विचारधारा आ जाएगी, उस दिन मैं कहती हूँ कि किसी भी देश में विप्लवी शक्तियाँ टिक नहीं पाएँगी। जी। पर हमारे यहाँ सैनिक कहने से क्या मतलब होता है? गया है कि सिर्फ़ शासन को जवाबदारी नहीं दे देनी चाहिए, सिर्फ़ पुलिस को जवाबदारी नहीं दे देनी चाहिए। यदि वहाँ पे कोई घटना होती है तो उसकी गूंज बराबर यहाँ भी होनी चाहिए। वहाँ पे कोई दर्द होता है तो मलहम सिर्फ़ पुलिस वाला लेके नहीं जाएगा, मलहम यहाँ से भी जाना चाहिए और मलहम भिजवाना नहीं चाहिए, लगाने भी जाना चाहिए। साथियों नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा। वर्णिका जी, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर वर्णिका शर्मा एक ऐसा विषय लेकर के पीएचडी की हैं जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी, सैन्य मनोविज्ञान पर आपने पीएचडी किया और पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। इस दौरान और डिग्री अवार्ड होने के बाद लगातार आप फोर्स के साथ जो नक्सली मुठभेड़ में शामिल हैं और आतंकवादी गतिविधियों में उसके विरुद्ध जो फोर्स लगी हुई है उनके बीच जा कर के काम करती रही हैं। तो उनका साहसिक काम लगातार समाज में जाकर नक्सली प्रभावित परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम लगातार कर रही हैं। तो वर्णिका जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ, आपकी सब धन्यवाद। प्रयास की सराहना सभी को करता मेरा हूँ। नमस्कार। आपके प्रयास की हम सराहना करते हैं। तो आपने जैसे ये विषय लिया, इस पर थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये किस तरह का होता है और कैसे इसमें आपने वर्कआउट किया? जी, जैसे सभी बीएससी करते हैं विज्ञान, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो मैं पूर्ण रूप से विज्ञान की छात्रा रही हूँ। जी। लेकिन आगे आते हुए जब एमएससी की बारी आई, तो फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, या जिसे एक और भी नाम लिया जाता है मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान, जी। इसमें मैंने एमएससी किया। एमएससी करने के उपरांत जो अपना आगे का पाठ्यक्रम था, वो मैंने शोध के रूप में लिया, यानी कि पीएचडी। तो पीएचडी के लिए जब मैंने अपनी दौड़ आरंभ की, तो उस समय जो मिलिट्री साइकोलॉजी था, उस पे मैंने अध्ययन करना आरंभ किया। और फिर जब वो लिया तो एक स्पेसिफिक चैनल लेना था, तो उसमें मैंने नक्सल मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म के अध्ययन को लिया। तदुपरांत पोस्ट डॉक्टरेट किया। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दिल्ली से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मुझे मिली। और तब मैंने बिहेवियरल डायनेमिक्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स इन नक्सल कॉन्फ्लिक्ट जोन ऑफ छत्तीसगढ़ पे काम जी। किया। जी। उसके उपरांत जब मुझे छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यंग साइंटिस्ट की उपाधि से नवाजा गया, तब मन में एक बात आई कि बिहेवियरल डायनेमिक्स हो गया, जो कि दूसरा आयाम था। प्रथम आयाम, जैसा कि मैंने बताया, कि नक्सल मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म था, परंतु अब इसके बाद क्या? तो तीसरा आयाम आता था मानव प्रबंधन तकनीक, यानी कि संघर्षग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच किस प्रकार प्रबंधन के तंत्र की स्थापना की जा सकती जी। है। जी। ये मिलिट्री साइकोलॉजी का तीसरा पड़ाव होता है और वर्तमान में मैं इसी विषय को लेके कार्यरत हूँ। बस्तर में आप लगातार शोध के दौरान काम करती रही हैं। जी। तो जो नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ को मिली है या ये बनी हुई है, इसकी जड़ में आप जाने का प्रयास की हैं और वहाँ के जो लोग हैं मुख्य धारा में नहीं आ पाते या उधर चले जाते हैं, क्या उस कारण हो सकता है, बताना चाहेंगे? देखिए, एक बात कहते हैं कि हम एक सामान्य बात में कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी। कब तक के? जब तक के पुनः एक कहावत आ जाती है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग,
त्यों त्यों उज्ज्वल होए। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, पर कब तक अनंत है? जब तक आप श्याम रंग में डूब नहीं गए हैं। तो वैसे ही नक्सल समस्या गंभीर है, अति गंभीर है और हमको बहुत ही जटिल परिलक्षित होती है। कब तक के? जब तक हम उसके जड़ में नहीं पहुंच पाए जी हैं। जी जिस दिन हम उसके जड़ में पहुंच जाएं, दूसरा उसका त्वरित उपचार कर लें, तीसरा उन उपचार होते रहे माध्यमों में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता बनाए रखें, तो समस्या का निदान निश्चित ही संभव है, क्योंकि समस्या जन्म के साथ ही निदान भी जन्म लेके आता है। जैसा अभी फोर्स वहाँ लगी हुई है, अब फोर्स से लगातार मुठभेड़ हो रही है, तो वो अलग विषय हो गया। लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप जैसे वहाँ के लोगों से जुड़ी हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चों के पेरेंट्स को नक्सलियों ने मार दिया है, अनाथ जी। हो गए हैं। वो अनुभव में बताना चाहेंगे कि उस समस्या का कैसे वहाँ हल हो रहा है? जी, ये बहुत ही दुखद पक्ष होता है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने पढ़ाई की आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से, एक संदेश युवाओं के लिए पहले, जी उसके बाद मैं विषय पे आती हूँ कि हम सभी युवा उस समय जो पढ़ाई करते थे, तो साथ में जिन्होंने भी पढ़ाई की, तो किसी डिग्री के लिए तो पढ़ते हैं हम, ये बात सही है, परंतु उस डिग्री की सार्थकता तब होती है और वो सार्थकता मन को सुकून तब दे जाती है जब आप उस डिग्री का उपयोग किसी अन्य के आनंद के लिए करते हैं, किसी अन्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं जी उस क्षेत्र जी में। तो आज भी हमको ये देखना चाहिए कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उसे उस जगह तक पहुंचाएं, उसका आउटकम लेके आए। मतलब देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जब उन क्षेत्रों में शुरू से एक मन में विचार करके रखा था कि मैं रूम में बैठ के या टेबल रिसर्च नहीं करूँगी, प्राथमिक स्रोत के डाटा लेकर ही रिसर्च करूँगी, और इसके लिए बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। आज से 10, 12, 13 वर्ष पूर्व जब हम क्षेत्रों में जाते थे, जब अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, उन दिनों में इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम बहुत सारे सहारे एक के बाद एक, जो कभी व्यवस्थाएं मिलती भी नहीं थी, तभी भी उन दुर्गम क्षेत्रों में जाते थे और कार्य करते थे, और तब देखते थे, तब भी और आज भी, जब हम ये देखते थे कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, खून खराबे हो रहे हैं, बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, रक्त रंजित संघर्ष हैं, लेकिन इसके बीच उन मासूमों का क्या दोष होता है जिनका भविष्य कालकल्पित हो जाता है, जिनको अपने घर छोड़ के कहीं और बस जाना पड़ता है, जिनको किन्हीं गलत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो लोग आज दीमक की भांति उन क्षेत्रों को चर रहे हैं, उनके लिए उनका भविष्य, उन बच्चों का भविष्य कालकल्पित हो जाता है। और वही जो उनके ऊपरी तौर पे संचालक हैं, उनके बच्चे कहाँ विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्या कभी सोचा है? पर ये जो बच्चे जो कभी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो बच्चे कभी, जिनके पास जब मैं जाती हूँ देखती हूँ कि आज हम आईसीएसई बोर्ड की बात करते हैं, शहर में बैठ के, मैदानी क्षेत्र में बैठ के, नहीं मेरा बेटा सीजी बोर्ड में पढ़ रहा है, नहीं नहीं थोड़ा उससे बेटर जाएंगे, सीबीएसई में पढ़ाएंगे, नहीं नहीं और उससे बेटर जाएंगे, आईसीएसई बोर्ड में जी जी पढ़ाएंगे। जी पर मैं उन क्षेत्रों में जाके आती हूँ जिन क्षेत्रों में बच्चों के पास एक सामान्य सी किताब भी नहीं होती है जिसको वो पढ़ सकें, पर वो बच्चे पूरे जज्बे से कहते हैं कि क्या बनना चाहते हो बेटा, तो पूरे जज्बे से कहते हैं आर्मी, पूरे जज्बे से कहेंगे पुलिस। तो ये जज्बा देखिए कि इसके बाद वो चाहते तो कह सकते थे, हमारे शहरी क्षेत्रों की माएं क्या कहती हैं, बेटी तुम बैंक की नौकरी कर लो, बेटी तुम ये नौकरी कर लो। अभी तक तहसीलदार या पटवारी को परिसीमन करते देखा है, कुछ माताएं भी बच्चियों को बोलती हैं कि नौकरी में परिसीमन ले लो, जी जी ये सुरक्षित है, ये सेफ है। पर उन बच्चों को देखिए कि जो चुनौती के जरिए कालकल्पित हुए हैं, पर फिर भी कहते हैं कि हम वर्दी वाली चुनौती एक बार फिर से जीवन में लेने को तैयार हैं। वाह तो क्या इन बच्चों के लिए हम सब जो स्थानीय इन मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, सारी सामाजिक सेवाएं क्या कुछ देर के लिए वहां माइग्रेट नहीं हो सकती?
या हमको परिसीमित इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में रखना है अपनी जितनी सामाजिक सेवाएं हैं? उनके बीच में जो काम हो रहे हैं शासकीय स्तर पे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऐसा हमको पता लगता है। तो क्या वो पर्याप्त है या अन्य सामाजिक संस्थाओं को और भी ज़्यादा वहाँ जाके काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम ये मान लेते हैं कि जो इस चैनल के माध्यम से कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जन जागरण बहुत आवश्यक है। इज़राइल एक देश है जहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद 12वीं के बाद 2 साल सेना में काम करता है। प्रत्येक नागरिक एक सैनिक। जिस दिन ये विचारधारा आ जाएगी, उस दिन मैं कहती हूँ कि किसी भी देश में विप्लवी शक्तियाँ टिक नहीं पाएँगी। जी। पर हमारे यहाँ सैनिक कहने से क्या मतलब होता है? या नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है कहने से क्या होता है? सैनिक कहने से ये तात्पर्य निकालते हैं बस वो गन चलाता होगा। माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, हम कब शासकीय रूप से घोषित करते हैं? जब वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं। जबकि माओवादी इसके पहले भी वहाँ बेस बना रहे होते हैं, तब हम कभी नहीं कहते कि उस क्षेत्र में माओवादी हैं करके। जी। दूसरा, जब सैनिक वहाँ जाता है, तो सिर्फ़ वो गोलियाँ नहीं चलाता है, वो वहाँ पे जाके कई ऐसे कार्य करता है, वहाँ पे वो सड़क बनाता है, रोड बनाता है, विकास के कार्य लाता है, सांस्कृतिक उत्थान के भी काम सैनिक ही करता है वहाँ पे। लेकिन कब तक? कब तक? ये बताइए। क्या इसमें प्रत्येक आम नागरिक, मैं नहीं कहती कि वो गन लेके सैनिक बने, पर एक राष्ट्र का प्रहरी वाला सैनिक बन के शांति का पुल तो बना सकता है, सैनिक कृत्यों में सहयोग तो कर सकता है, उन कार्यों को जैसे वहाँ के बच्चों के पास में आज अध्ययन सामग्री नहीं है, आज उचित वस्त्र नहीं है या उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में होने चाहिए, तो क्या हम कह दें सरकार नहीं करती? ब्लेम करना बहुत आसान होता है, पर ब्लेम को हटा के खुद सक्रिय हो जाने का जज्बा बहुत कम लोग रखते हैं। और आज की डेट में हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को इसी जज्बे की ज़रूरत है कि अपनी अच्छी कार्यविधि, एक तो सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये भी अपने घर की डेहरी को लांग करके यदि आप समाज के लिए निकले हैं, जी। मैं सबको साधुवाद देती हूँ, परंतु मैं कहती हूँ ये दिल मांगे मोर। कदम थोड़ा माओवादी क्षेत्र की ओर, यानी आप उस क्षेत्र में भी जाइए और उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों की ओर भी एक दृष्टि देखिए कि वो किसी अन्य की वजह से नहीं, किन्हीं वहीं के क्षेत्र के लोगों की वजह से, आज दिग्भ्रमित लोगों की वजह से परेशानी का सामना। तो आप जैसे उस दुर्गम इलाकों में गई हैं, एकदम निर्जन स्थानों में, जी। दूरस्थ गाँवों में, तो क्या आपको ऐसा कोई दबाव और तनाव का सामना करना पड़ा है? जी, आरंभ के दिनों में जब मैं यहाँ से जाने की तैयारी करती थी, तो एक प्रकार का खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरे स्वयं के ऊपर एक प्रकार का दबाव जो आसपास के लोग बोलते थे कि एक तो आप लड़की हैं, दूसरा अकेले बीड़ा उठा रही हैं, तीसरा इतना कठिन विषय क्यों लिया है? और हम उन दिनों में जाते थे जब अधिक रोड वगैरह भी नहीं बनी जी, हुई थी। जी, जी। एक नोकिया का काला सफ़ेद वाला मोबाइल आता था, ज़्यादा संचार भी वहाँ पे नहीं था। जी। यदि हम गुम जाते तो शायद घर में सूचना भी नहीं हो पाती। तो ऐसे समय में हम आखिरी बटालियन तक के भी जाके आते थे। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इससे पीएचडी की डिग्री मिलेगी, इसलिए कि मन में एक जज़्बा था कि हमको निश्चित ही कुछ तो करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे इस समाज को कुछ हम दे के जाएँ। यदि इस दौरान मृत्यु भी होती है, तो कोई गुरेज़ नहीं। क्योंकि कुछ तो जहाँ से लिया, जिस माटी में हुए उसी माटी को तन दे के जी, चले गए। जी। आज भी उसी भावना के साथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे कई बार प्रेशर क्रिएट होता था, कई बार खतरा देख के हम भी साधारण से मानव कोई हैं। धमकी-वमकी मिली है आपको? नहीं, धमकी या ये सब चीज़ें हम कान बंद भी कर लें या कुछ ऐसा भी हो जाए, परंतु जब अपने सामने लक्ष्य रहता है, तो ये सब बातें गौण हो जाती हैं। अच्छा वर्णिका जी, आपने बताया कि ये मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान, तो इस तो फोर्स के बीच में आपका प्रयोग ज़्यादा हुआ होगा, जो जी। फोर्स फील्ड में डटी हुई है, इस तरह के वातावरण में जूझ रही है। तो इसके क्या टेक्निक होते हैं फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, या हाँ। उनके बीच युद्ध रणनीति जो बनती है, वार स्ट्रेटजी बनती है,
क्या है इसमें, आपका क्या एक्चुअली रोल रहता है? बहुत अच्छा है कि आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात मुझे कहने का अवसर मिल रहा है। सैन्य मनोविज्ञान को या किसी भी मनोविज्ञान को सामान्य तौर पे हम ये समझ लेते हैं इज इक्वल टू काउंसलर, यानी मन की चढ़ती उतरती तरंगों को जो संभाल ले जी। वो मनोवैज्ञानिक है। मन का विज्ञान जो जान जाए वो मनोवैज्ञानिक है। नहीं, सैन्य में मनोविज्ञान की परिधि बहुत गागर में सागर जैसी है, परंतु 3 मुख्य आयामों का यहाँ पे जिक्र कर देती हूँ। पहला होता है इसमें सैन्य मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक युद्धास्त्रों का प्रयोग और किस प्रकार से उनका जो प्रयोग है उस पे काउंटर किया जाना है, इसका एक पूरा तंत्र होता है। वेपन्स के बारे में। जिसको साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम कहते हैं, जी। साइवेप कहते हैं। और वर्तमान समय में जो युद्ध चल रहा है जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं, उसमें इन मनोवैज्ञानिक युद्धास्त्रों का विप्लवी ताकतों द्वारा भरपूर दोहन हो रहा है। अच्छा। तो ये तो हर जगह हम देखते हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। दिस इज द एरा फॉर 5th जनरेशन वॉरफेयर विच इज हाइब्रिड वॉरफेयर। तो इसमें तो मनोवैज्ञानिक आपके मन को ही तो कंट्रोल करना, मन के हारे हार है और मन के जीते जी। जीत। तो साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम हिटलर और माओ त्से-दोंग, जिन माओवादी विप्लवियों का हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस तथ्य को स्वीकारा कि हमको इतने अधिक रक्त रंजित संघर्ष करने की आवश्यकता कहीं कहीं पे नहीं थी यदि हम मनोवैज्ञानिक युद्धास्त्रों का और अधिक उपयोग कर लेते। यानी उन लोगों ने भी मनोवैज्ञानिक वेपनरी सिस्टम की महत्ता को भली भांति जान लिया था। दूसरा आयाम इसका आता है कि बिहेवियरल डायनामिक्स, जो आप सिक्योरिटी पर्सनल का कह रहे थे। जी। नहीं, मिलिट्री साइकोलॉजिक्स का काम सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स के मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं है एक हद तक है, पर कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने वाले बच्चे, वहां की महिलाएं, जो संघर्ष क्षेत्र का मनोविज्ञान है वो मैदानी क्षेत्र के मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग होता है। जी। जी। उनकी मनोदशा फियर एंड शॉक, एक अनिश्चितता के वातावरण में होती है। आपकी जरूरतें किसके लिए होगी? आपका संघर्ष मैदानी क्षेत्र में आप रहते हैं किसके लिए होगा? आपकी डेली की लग्जरी और उनकी जरूरतों के लिए होगा। उनका संघर्ष किसके लिए होगा? उनका संघर्ष होगा जीवन के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कैसे अपना होगा। जीवन बचाएं, सुरक्षित कैसे रहें। हम अपना जीवन बचाएं? वहां के सुरक्षा बलों की जो जवाबदेही होती है जी। पल प्रति पल। आप देखिए कि आप से अभी थोड़े क्षण पहले जब बात हो रही थी सुसाइडल एंड फेट्रिसाइडल एक्टिविटी की, हम बात कर रहे थे। जी। उनके बीच जब मैं जाती हूँ, आप उनकी स्थिति देखिए। आप 1 घंटे या 2 घंटे अकेले में बिता के देखिए, वो फोर्स के साथ। घंटों एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उस समय अपनी दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं। कई कई बार उनको ड्यूटी में रोटेशन नहीं मिल पाता, कई महीने वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते। ऐसे में जब उनको 2-4 दिनों के लिए अपने घर जाने मिलता है और वहां से वापस आके वो अपनी ड्यूटी संभालते हैं, घर की परेशानी देख के आए होते हैं और अपने घर में किसी से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। आधी अधूरी जानकारी उनको मिलती है और फोन कट जाता है। उस समय में उनकी अवस्था सोचिए कि वो क्या होती होगी। कई दिनों का संघर्ष करके एक जवान अपने पिता की अंत्येष्टि में पहुंच पाता है। ये तो समस्या हुई, उनकी मानसिक कष्ट है उनको। बिल्कुल। हमारी आपकी भूमिका क्या हो सकती है इसमें, जैसे आपका विशेष अनुभव है? जी, बिल्कुल। इस समय में क्या होना चाहिए, एक तो फोर्सेस के जो अधिकारी हैं वो अपने स्तर पे कार्य करते हैं और भी अधिक करेंगे आगे, ऐसा मुझे लगता है, या और करना भी चाहिए है उनकी ओर। लेकिन एक आम जनमानस का काम भी होता है कि अभी-अभी हम कह रहे थे कि आम जनमानस जैसे बच्चों के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाए, एक पहल उनके लिए भी करे। तो मेरा ये कहना है कि जो सुरक्षा बल जवान हैं, वहाँ की हर आम जनता से मैं निवेदन करूँगी, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के परिवार का हिस्सा हैं। उनको केवल कोई यदि विप्लवी ताकत ये फैलाती है कि हमको सिर्फ़ इनकी वजह से संघर्ष है, तो उनको साफ कहिए कि वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए हैं। वो उतनी सी सैलरी में तो कोई अपने शहर में जाके भी काम कर सकता है। आज वो उस क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके भीतर वो जुनून है मातृभूमि के प्रति और आपकी सुरक्षा के लिए वो वहां पे आए हैं। तो इस प्रकार से सुरक्षा बल जवानों के लिए आम जनता को भी एक सहज भाव रखना होगा।
पहला कदम तो यही होगा कि उनको एक क्रूर या उनको केवल गनधारी की दृष्टि से ना देखें, एक मानव के रूप में देखें। समय-समय पे जो सामाजिक आयोजन होते रहते हैं, उनमें उनकी सहभागिता रखें, उनके प्रति एक सौहार्द का भाव रखें, क्योंकि वो आपके लिए आए हैं तो आप उनके लिए हो जाइए, इस प्रकार से। इतने चुनौतीपूर्ण काम में आप लगी हैं, हमारे दर्शकों को कुछ रोचक प्रसंग बताना चाहेंगी जिससे वो प्रेरित हों और आप जी। चाहती हैं कि किस तरह से वहाँ सुधार हो, जैसा आपने बताया? जी, वहाँ के लोग बहुत ही भोले और मासूम होते हैं। बहुत मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल स्वरूप देखने में नहीं आता जी, है। माओवादियों के लिए या किसी भी कहीं भी आप उठा के देख लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो अहर्ता है वो क्या रखी गई है कि केवल उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन यानी कि 20 वर्ष की आयु। जी, और माओवादी भी जो अपने संगठन में लेके जाते हैं वो क्रीम एज को ही लेके जाते हैं। मतलब 18 से 21 वर्ष के युवाओं को अधिक से अधिक अपने संगठन में, अभी तो थोड़े और 15 से 21 वर्ष के युवाओं को लेके जा रहे हैं। मतलब टीन एज से लेकर के यूथ तक के बच्चों को वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। जी, क्यों लेके जाते हैं? क्यों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अहर्ता रखी गई है वो 20 वर्ष, क्योंकि यही वो क्रीम आयु होती है जिसमें एक बालक, एक तरुण या एक युवा का दिमाग तेजी से फ्लक्चुएट होता है। वो नई चीज़ों को जल्दी से ग्रास्प करता है और उतनी ही तेजी से एक्शन लेना भी जानता जी, है। जी, इसीलिए माओवादी उनके जोश का ब्रेन वॉश करके भरपूर दोहन करते हैं और अपने साथ उन क्षेत्रों में उनको लेकर के जाते हैं। लेकिन एक बात जो अपनी संस्कृति से जुड़ी है, हमारे यहाँ प्रेम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक जी, बात भी कही जाती है कि उन लोग माओवादी लोग कहते हैं, ऐसा उन लोगों ने बीच में बोला था, मैंने सुना, जिनको वो अपने साथ भर्ती करने लेके गए थे। एक बदरू करके था माओवादी, उसको वो लेके गए। करीब-करीब काफ़ी सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, 30 से 35 लोगों का। जी, लेकिन एक 2 रोचक किस्से थे कि उनसे मैंने पूछा कि जिससे उसका विवाह हुआ वो भी माओवादी थी और वही 14-15 की आयु में लड़की गई थी माओवादी बनने, 15-16 की आयु में लड़का गया था। उन्होंने कहा माओवादियों ने कि भय बिना होए न प्रीति। बिना मौत से दोंग ने भी कहा है कि क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है। पर जी, अब आप देखिए कि हमारी संस्कृति उस पे कैसे विजयी होती है। क्रांति बंदूक की नली से जन्म लेती है। माओवादियों ने ये भी कह दिया कि भय बिना होए न प्रीति। लेकिन बदरू और उसकी पत्नी ने बता दिया कि यदि हमारी संस्कृति में प्रेम और समर्पण है तो वो किसी रक्त रंजित संघर्ष से नहीं घबराती और वो लौट के अपने संस्कृति की ओर आती है। माओवादी विवाह जैसे किसी भी कृत्य में विश्वास नहीं रखते हैं। जी, उनको विवाह या गृहस्थी ऐसी चीजों से बिल्कुल परहेज होता है। पर इतने दिन माओवादियों के साथ काम करने के बाद, एक अनिश्चितता का जीवन बिताने के बाद, कई कठिन संघर्षों को देखते हुए भी बदरू और जो सुक्की थे उसकी पत्नी, वो वापस लौट के आते हैं और अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं, विवाह करते हैं और आज एक सुंदर और सुखी जीवन बिता रहे होते हैं। तो इन्होंने भी एक संदेश दे दिया कि प्रेम न बाड़ी उपजय और प्रेम न हाट बिकाए। मतलब तुम यदि भय ला सकते हो, प्रेम ला की सकते शक्ति हो, से उस पर विजय अस्थाई पाया है, जा। परंतु प्रेम की शक्ति पे विजयी नहीं हो सकते। और ये हमारी संस्कृति है जो षोडश संस्कारों में विश्वास रखती है और विवाह एक संस्कार है। वो चाहते तो वहां पे अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही जीवन जी, बिता सकते थे जो अभी पाश्चात्य में कुछ-कुछ शब्द के नाम से उद्धृत की जी, जाती जी, है, परंतु नहीं, वो वापस आए, उनकी जान को भी रिस्क हो सकता था। वो वापस आए, आत्मसमर्पण किया और आज एक सुखी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों से पूछा जाता है, क्या करेंगे आप? तनिक भी डर आप उनकी आंख में नहीं देखेंगे और वो कहते हैं कि पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, किताब नहीं है, वाटर बॉटल नहीं है। यहाँ तो ठंडा होने वाला बॉटल और गर्म होने वाला बॉटल देखा जाता है। उन बच्चों के पास जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो कहते हैं कि
हमको पुलिस में ही जाना है। लड़कियां कहती हैं हमको आर्मी में ही जाना है, जो ठीक से ये भी नहीं जानती कि इसके लिए क्या करना है, जी जी। पर वो ये जरूर जानती हैं कि हमको कुछ तो करना है। तो ऐसे लोगों के लिए अब वो समय आ गया है कि सिर्फ शासन को जवाबदारी नहीं दे देनी चाहिए, सिर्फ पुलिस को जवाबदारी नहीं दे देनी चाहिए। यदि वहां पे कोई घटना होती है तो उसकी गूंज बराबर यहाँ भी होनी चाहिए। वहां पे कोई दर्द होता है तो मलहम सिर्फ पुलिस वाला लेके नहीं जाएगा, मलहम यहाँ से भी जाना चाहिए, और मलहम भिजवाना नहीं चाहिए, लगाने भी जाना चाहिए है। बहुत अच्छी वो बात। दिन आना चाहिए है। जी। तो इस अभियान में आप लगातार लगी हुई हैं, तो इसमें जो आप कर रही हैं अपना प्रयास, तो क्या और भी लोग जुड़े हैं संस्था में आपके, और आप अकेले कर रही हैं? जी बिल्कुल। जब आरंभ किया तो एक शोधार्थी वर्णिका थी। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कोने कोने से, खास तौर से युवा, महिलाएं, मातृशक्तियां आज पूरी खुशी से स्वस्फूर्त होके मेरा साथ दे रही हैं। वाह। आज कभी जब मैं शोधार्थी के रूप में दंतेवाड़ा जाती थी तो कहाँ रुकूं, या किन्हीं भी क्षेत्रों में जाती थी, सिर्फ दंतेवाड़ा का जिक्र क्यों करूं, किन्हीं भी क्षेत्रों में जाती थी तो एक प्रश्न आता था, हम कहाँ रुकेंगे। आज ऐसा है कि हर घर में आपके रुकने की एक व्यवस्था है। बहुत हर अच्छी घर बात। मेरा अपना घर हो चुका है। आपके अलावा वहाँ और कौन सी संस्थाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जो नहीं, इस तरह के संस्थाएं तो बच्चों को गोद लेकर के उन्हें पढ़ा रही हैं? जैसे कि देखिए एक तो अभी रामकृष्ण अभी मिशन का भी काम बहुत अच्छा है वहाँ। हाँ, वो तो एक मिशन है और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, जी। कार्य कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं कर रही होंगी, परंतु अभी जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके जागरूकता बहुत आई है। तो ज्ञान गुड़ी करके है, जो वहाँ की शासकीय संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। गुड़ी मतलब मंदिर होता है। तो ज्ञान के मंदिर के रूप में जो पीएससी के लिए ट्यूटोरियल्स चलाए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बच्चों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में आ रहा है उससे। अभी सारगुड़ में मैंने करीब-करीब 350 बच्चों को, हमारी संस्था ने, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने कई सारे बच्चों को इकट्ठा एक जगह पे एकत्रित करके जब उनकी काउंसलिंग की तो आप आश्चर्य में पड़ जाएँगे। जो आप घटना का ज़िक्र करने कह रहे थे, यहाँ बच्चों से पूछा जाता है आप क्या बनेंगे? आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वहाँ के बच्चों को ये भारी भरकम शब्द नहीं पता, पर उनसे जब पूछा जाएगा तो वो कुछ बनावटी नहीं बोलेंगे। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, मैं उनका ज़िक्र कर रही हूँ, 12वीं, 10वीं, 8वीं के बाद जो पढ़ाई छोड़ के घर पे हैं, बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा नल वाला बनना है। क्यों बनना है नल वाला? क्योंकि मैं उसमें नवीनता और ये चीज़ें समावेश कर सकता हूँ। तो हमने उनके बीच एक कार्यशाला की, जी। जिसमें उनको बाजार का मनोविज्ञान बताया, ताकि कोई मध्यस्थ संस्था उनसे लाभ ना ले, बल्कि वो सीधे अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करके बड़े-बड़े क्षेत्रों के मार्केट तक आ जाएँ। क्या लगता है आपको, इस तरह के प्रयास से नक्सल वहाँ समाप्त हो जाएगा कि बंदूक से होगा? बंदूक से या बंधुत्व से? बंदूक और बंधुत्व, 2 बात आपने कही। मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन वहाँ से भय का भाव समाप्त होगा, वहाँ से माओवाद समाप्त हो जाएगा। और 2 ब्लैक डॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अपने यहाँ बोलते हैं ना कि बच्चे के होते ही ब्लैक डॉट लगा देते हैं करके। तो एक ब्लैक बोर्ड, दूसरा ब्लैक रोड। बहुत जिस अच्छी। दिन पहुँच जाएगी, तो उस क्षेत्र से माओवादी समस्या, मैं नहीं कहती कि खत्म हो जाएगी, पर हम पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लेंगे। तो इसीलिए उस क्षेत्र में बहुत जल्दी से शिक्षा, जागरूकता, इन बातों की आवश्यकता है, और हमको छोटे-छोटे गिलहरी प्रयास हमेशा रखने चाहिए। मोर्चा भी आवश्यक है, परंतु मोर्चे के साथ मर्म भी आवश्यक है। बस्तर के अलावा और कहाँ-कहाँ आपका जाना हुआ है फील्ड में, इस तरह फोर्स के बीच में? उत्तर बस्तर, मध्य बस्तर, दक्षिण बस्तर, और दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर होते बस्तर हुए के अलावा बोल रहा हूँ मैं, बस्तर का पूरा नहीं तो हो ही नहीं, गया। बस्तर से इस तरफ जब हम आते हैं तो राजनांदगांव, छुरिया, जोग, जी जी। कवर्धा, इन क्षेत्रों में बालोद, डौंडी, सभी क्षेत्रों में होते हुए जशपुर से लेके अन्य अन्य क्षेत्रों में समस्त जनजातियों के मध्य कार्य करते हुए अभी कुछ दिनों पूर्व ही लंबे समय जशपुर में बिता के आई। तो जशपुर में भी कई जनजातियों अभी के मध्य जसपुर में काम कर रहे नक्सली हैं। प्रभाव है क्या?
नहीं, जशपुर में अब नक्सली प्रभाव यानी फिर आप पूछ रहे हैं तो एक ही बात होती है कि हम शासकीय रूप से कब कहते हैं जब वहाँ पे घटनाएं होती हैं। जी, जी। तो घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, मतलब नक्सली प्रभाव नहीं है। नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, एक कौन सा था जो अपना रूप बदलता रहता था, एक कोई राक्षस होता था, मुझे नहीं पता। जी, जी। रूपांतरण प्रक्रम चलता है, कभी वो क्षेत्र सक्रियता का क्षेत्र बन जाता है, कभी वो क्षेत्र हिंसा का क्षेत्र हो जाता है। तो हम कब मानते हैं माओवादी हैं वहां पे, जब वो हिंसा का क्षेत्र जी, होता है। जी। बस इतनी सी बात है। तो प्रदेश के अलावा और देश के अन्य हिस्सों में भी आपका जाना हुआ है वर्णिका जी जी? बिल्कुल। जी। गुजरात में वडोदरा अहमदाबाद गई हूँ, और बेंगलोर जाना हुआ है, उत्तराखंड जाना हुआ है। और कश्मीर में? जी, वहाँ पे भी अभी बहुत से वैसे काम प्रायोजित हैं वहाँ पे। जी, जी। परंतु इस प्रकार से देश में परिभ्रमण का एक सिलसिला, जहाँ पे जब इस अदनी सी छोटी सी वर्णिका की जरूरत होगी, स्वस्फूर्त होके मैं जाने को तत्पर रहूंगी। आज आपसे बातचीत करके हमें इस बात की प्रेरणा मिली कि आप अकेले जब मोर्चा संभाल सकती हैं तो यहाँ के हर उन व्यक्तियों को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जो बच्चों को गोद ले सकें, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, जो नक्सली परिवार नक्सलियों से प्रभावित हुए हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और आपका जो विषय था उससे संबंधित आप काम भी कर रही हैं, ये बड़े प्रशंसनीय कार्यों में आता है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप लगातार काम करती रहें और जो अभाव बता रही थी आप वहाँ के बच्चों के बीच में है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उन एनजीओज़ को सामने लाने की बात आप कर रही हैं, ये निश्चित रूप से सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साथियों, आपका भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।